Hello future chartered accountants. So today I am with the revision video of investigation. So this would be the last video that I will be covering for the July 2021 exams. So this is the last revision video, hopefully. So hopefully you have liked the content that I have prepared, and thanks a lot for your support. So let us start with the investigation chapter. So अब अपन चलते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑडिट एंड द इन्वेस्टिगेशन. तो ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन बेसिकली डिफर्स ऑन द एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन? इट इज टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट, एंड फॉर द ऑडिट इट इज फॉर द ट्रू एंड फेयर व्यू. ठीक है. व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट? स्कोप ऑफ ऑडिट is defined by the law. It is defined by the law, but for the investigation it may be defined by the statute or it may be non-statutory. तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट, एंड यहाँ पे क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू. दूसरा क्या है? स्कोप. इट कैन बी डिफाइंड बाय द स्टैट और द नॉन स्टैट्यूटरी. ठीक है. लेकिन ऑडिट इज ऑलवेज governed by the statutory enactments. ठीक है. अब अपन आते हैं पीरियोडिसिटी. तो देखो इन्वेस्टिगेशन कैन बी फॉर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स, बट ऑडिट इज फॉर दी क्वार्टरली, मंथली और दी हाफ ईयरली और दी ईयरली साइकिल. ठीक है. नेचर क्या है? इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स डिटेल स्टडी एंड एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट्स, while rather ऑडिट ऑन द अदर साइड इन्वॉल्व्स टेस्ट चेकिंग. तो अपन ने पढ़ा ऑब्जेक्टिव, स्कोप, पीरियोडिसिटी एंड नेचर. ठीक है. अब अपन समझते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस. तो देयर इज नो इनहेरेंट लिमिटेशंस इन इन्वेस्टिगेशन, बट रादर ऑडिट इज सब्जेक्ट टू सम इनहेरेंट लिमिटेशन. एविडेंस इज कॉन्क्लूसिव इन इन्वेस्टिगेशन, बट रादर इट इज ओनली द प्राइमा फेसी एविडेंस दैट वी ऑब्टेन इन ऑडिट. ठीक है. तो अपन ने पढ़ा ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, स्कोप पढ़ा, पीरियोडिसिटी पढ़ा, इनहेरेंट लिमिटेशंस एंड एविडेंस, एंड अपन ने एक पॉइंट पढ़ा नेचर. ठीक है. अब अपन पढ़ते ऑब्जर्वेंस ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल. तो यहाँ पे investigation में we do not ensure compliance with the accounting standard, rather we perform analytical and examination of the facts. So it is analytical in nature, but on the other side audit involves compliance with the accounting standard. Appointing agency, investigation can be appointed by anyone. It can be appointed by the third party also, but as the auditor can only be appointed by the shareholders. So auditor is appointed by the owner or shareholders. And reporting of the इन्वेस्टिगेशन में जो रिपोर्ट जाती है दैट इज टू द पार्टी हु अपॉइंट्स अस. तो मतलब जो थर्ड पार्टी ने अपॉइंट किया उसके पास रिपोर्ट जाती है, एंड इन द ऑडिट it goes to the shareholder. तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा ऑब्जेक्टिव, then the scope, then the periodicity, then the nature, then the inherent limitations, then the type of evidence that we obtain, then the observance of the accounting principle, and who is the appointing agency in the investigation. It can be either a third party, but in case of audit it should be the shareholders or the owners of the company, and ultimately the reporting part. है ना. तो ये basically differences है between the audit versus the investigation. What are the steps involved in investigation? तो सबसे पहले क्या पढ़ा था डिफरेंसेस में? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप पढ़ा था. तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप को डिटरमिन करना है. ठीक है. फिर हमें इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्राम बनाना है. ठीक है. एंड वी हैव टू एग्जामाइन एंड स्टडी द वेरियस रिकॉर्ड बाई रेफरेंस टू द अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, देन वी नीड टू फॉर्मुलेट द प्रोग्राम, देन वी नीड टू एग्जामिन एंड वेरियस रिकॉर्ड्स, एंड देन द एनालाइज, देन वी नीड टू डू द एनालिसिस, प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर फाइंडिंग्स, एंड देन वी नीड टू फाइनली रिपोर्ट. तो सबसे पहले अपन ने क्या किया? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, देन प्रोग्राम, फिर अपन ने एग्जामिनेशन किया एक्चुअल में, एंड फिर एनालिसिस किया ऑफ आवर फाइंडिंग्स, एंड देन वी फाइनली प्रिपेयर्ड आवर रिपोर्ट. तो ये अपन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्या बोलते हैं अपना इन्वेस्टिगेशन. तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, फॉर्मुलेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम, फिर अपन ने एविडेंसेस कलेक्ट किए, देन द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, देन फाइनली द रिपोर्टिंग. अब अपन को रिपोर्टिंग करते वक्त देन what we should keep in mind, we should only the report should contain only the relevant information. ठीक है. हर वर्ड का प्रॉपर मतलब प्रॉपर वर्ड्स यूज होने चाहिए. एवरी वर्ड और एक्सप्रेशन यूज शुड बी प्रॉपरली कंसिडर्ड. ठीक है. रेलेवेंट फैक्ट्स एंड कंक्लूजन को किससे सपोर्ट मिलना चाहिए? एविडेंसेस से. शुड बी प्रॉपरली लिंक्ड विद द एविडेंसेस. तो देखो हमें क्या बोलते हैं? शुड कंटेन ओनली द इंफॉर्मेशन दैट इज रेलेवेंट. ठीक है ना. शुड नॉट कंटेन एनीथिंग विच इज नॉट रेलेवेंट. तो आई कैन से दैट इट शुड कंटेन एनीथिंग दैट शुड बी रेलेवेंट. हर वर्ड और एक्सप्रेशन को हमें तरीके से यूज करना है, एंड the findings and conclusion should be linked with the evidences. ठीक है. and assumption should be explicitly stated. तो अगर मैंने बोला relevant चीज़ें ही लिखनी है, हर वर्ड और एक्सप्रेशन को करेक्टली यूज करना है,
कंक्लूजन्स को एविडेंस के साथ लिंक करके बताना है, एंड एजम्पशन शुड बी क्लियरली स्टेटेड। हमें अगर हमारी कोई लिमिटेशंस थी तो दैट वी शुड क्लियरली स्टेट, हमें अपनी लिमिटेशंस को भी बताना है, एंड द ओपिनियन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर शुड अपीयर इन द फाइनल पैराग्राफ। तो हमें अपना ओपिनियन भी देना है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे अपन ने पढ़ा ऑब्जेक्टिव, स्कोप, पीरियोडिसिटी, है ना, फिर नेचर पढ़ा, इनहेरेंट लिमिटेशंस पढ़ा, एविडेंसेस पढ़ा, ऑब्जर्वेंस ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ा, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। फिर अपन आए नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पे अपन ने स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पढ़ा। सबसे पहली स्टेप क्या है, अपने को ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप को असरटेन करना है, फिर प्रोग्राम बनाना है, फिर कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, फिर एनालिसिस ऑफ द फाइंडिंग्स, एंड द फाइनली द रिपोर्टिंग फेज। रिपोर्टिंग में हमें सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट करना है, हमें वर्ड्स और एक्सप्रेशन को करेक्टली यूज़ करना है, और हमारी रिपोर्ट में लिमिटेशन सेट आउट होनी चाहिए अगर हमारे काम पे कोई लिमिटेशन लगाई गई थी, ठीक है, और हमारा द कंक्लूजन शुड बी लिंक्ड विद द एविडेंसेस एंड द अजम्पशन शुड बी क्लियरली स्टेटेड। तो ये अपन ने वो भी पढ़ लिया, रिपोर्टिंग के पॉइंट भी पढ़ लिए। अब अपन आते हैं व्हाट आर द स्पेशल इश्यूज दैट आर इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिगेशन। तो देखो ये कुछ डायलेमा वाले पॉइंट है। डायलेमा मीन्स अपने को कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो देखो अब अपन को क्या क्या है, क्या इन्वेस्टिगेटर को 100% चेकिंग करनी है या फिर ही कैन अडॉप्ट सेलेक्टिव वेरिफिकेशन। तो क्या वो ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर मान लो कोई बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट एरिया है, या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा फ्रॉडुलेंट एरिया है, तो वहाँ पे तो उसे 100% चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज ही कैन ऑप्ट फॉर सेलेक्टिव वेरिफिकेशन। तो पहला क्या डायलेमा है उसके माइंड में कि क्या 100% करूँ या सेलेक्टिव वेरिफिकेशन करूँ, है ना। फिर दूसरा डायलेमा क्या है कि क्या वो ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिलाई कर सकता है। तो जवाब आता है अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ही क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली बात है यू कैन नॉट रिलाई। लेकिन अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा वाला क्वेश्चन है देन यू कैन रिलाई, ठीक है। तो क्या ऑडिटेड स्टेटमेंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में आप रिलाई कर सकते हो, क्या आप एक्सपर्ट्स को एंगेज कर सकते हो, तो ऑब्वियसली द जवाब वुड बी यस, है ना, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन अराइजेज ऑफ आउट ऑफ एनी डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम, तो क्या आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, देन इट इज़ अलाउड। तो अगर कोई डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स की वजह से इन्वेस्टिगेशन अराइज हो रहा है देन यू कैन डू इट, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले बोलूँ ठीक है आपने 100% वेरीफाई करना है या फिर सेलेक्टिव भी कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा क्या ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर रिलाई कर सकते हैं, तो अपन ने बोला इट डिपेंड्स, कि है ना, अगर ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर ही क्वेश्चन है देन यू कैन नॉट रिलाई। क्या हम एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, है ना। क्या इन्वेस्टिगेशन हम उन केसेस का कर सकते हैं दैट अराइजेज आउट ऑफ एनी डिस्प्यूट और एनी क्लेम्स, देन वी कैन डू द इन्वेस्टिगेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हम क्या बोलते हैं हमें वर्किंग पेपर्स को रिटेन करना पड़ेगा, तो द आंसर वुड बी यस, वी नीड टू रिटेन आवर वर्किंग पेपर। क्या वेदर एन इन्वेस्टिगेटर कैन मेक फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट, क्या मैं फ्यूचर के बारे में बता सकता हूँ, तो जवाब वुड भी नहीं, ठीक है। इवन इफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज विलिंग टू ऑब्टेन अ फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट, द इन्वेस्टिगेटर शुड रिफ्यूज टू बी फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि मैं कोई वो थोड़ी हूँ, ज्योतिष थोड़ी हूँ जो फ्यूचर के बारे में बता सकता हूँ। तो दिस व्हाट आर द डायलेमास, व्हाट इज द क्या बोलते हैं अपन ने क्वेश्चन कैसा आ सकता है पेपर में आ सकता है कि स्पेशल इशूज इन इन्वेस्टिगेशन। तो क्या 100% वेरिफिकेशन करूं या लिमिटेड, या फिर मैं रिलायंस कर सकता हूं ऑन द ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट, या फिर मेरे को असिस्टेंस ऑफ द एक्सपर्ट कर ले सकता हूं। क्या मैं इन्वेस्टिगेट कर सकता हूं एनी मैटर दैट अराइजेज ऑफ डिस्प्यूट और एनी कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स, या फिर मैं क्या कोई फ्यूचर स्टेटमेंट के साथ एसोसिएट हो सकता हूं, या फिर मुझे वर्किंग पेपर्स को रिटेन करना है या नहीं करना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं स्पेशल एस्पेक्ट इन कनेक्शन विद द बिजनेस इन्वेस्टिगेशन। तो बिजनेस इन्वेस्टिगेशन में हम बैलेंस शीट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, एंड वी विल स्टडी द ओवरऑल पिक्चर। तो वी विल फर्स्ट स्टडी द ओवरऑल पिक्चर, फिर अपन क्या देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है, रेवेन्यू आता है, टर्नओवर आता है, फिर आता है वेजेस, डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस। तो आपको पूरा P&L छाप देना है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, एक्सेप्शनल एंड नॉन रिकरिंग आइटम्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड अनयूजुअल ईयर, ठीक है। अब बैलेंस शीट में चलना है। बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आती है, इन्वेंटरीज आती है, ठीक है। और क्या क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल्स आते हैं, अदर लिक्विड एसेट्स, आइडल एसेट्स, लाइबिलिटीज, टैक्सेशन, कैपिटल, इन सबको अपन को चेक करना है। मैंने बोला जब बिजनेस इन्वेस्टिगेशन हो तो प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है, बैलेंस शीट चेक करनी है, और हमें वी नीड टू स्टडी दी ओवरऑल पिक्चर, ठीक है। स्पेशल कंसिडरेशन इन केस ऑफ बिजनेस इन्वेस्टिगेशन। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है टर्नओवर वाला। देखो टर्नओवर जब हम असेस कर रहे हैं, इन असेसिंग द टर्नओवर विच द बिजनेस वुड बी एबल टू मेंटेन इन द फ्यूचर, हमें देखना है कि क्या फ्यूचर में भी ये बिजनेस विल बी एबल टू मेंटेन इट्स टर्नओवर। द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। क्या क्या फैक्टर्स को माइंड में देखना है, हमें देखना है ट्रेंड क्या है, टर्नओवर हर साल कितने % से बढ़ रहा है, तो व्हाट इज द ट्रेंड।
वेदर द प्रोडक्ट दैट द कंपनी इज सेलिंग इज मार्केटेबल। तो हमें एक दूसरा चेक करना है कि ट्रेंड क्या है, मार्केटेबल है वो प्रोडक्ट या नहीं है, या फिर व्हाट आर द इकोनॉमिक कंसिडरेशंस। जैसे अभी कोविड चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है सेल्स वुड बी डाउन, तो वी नीड टू ऑल्सो कंसिडर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन, एंड वी विल ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन टुवर्ड्स द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन कैसा है, तो ट्रेंड, मार्केटेबिलिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस एंड द कॉम्पिटिशन। तो ये टर्नओवर के अपन को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टर्नओवर को असेस करते वक्त जब हम फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर निकालने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों को माइंड में रखना है, ट्रेंड, मार्केटेबिलिटी, कॉम्पिटिशन एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, है ना। ये हो जाएगा वर्किंग कैपिटल, ये सब छोड़ो आप, ठीक है। तो आपको देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने बहुत सिंपल पढ़ा। सबसे पहले ऑडिट वर्सेज इन्वेस्टिगेशन, फिर स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन, फिर अपन ने पढ़ा व्हाट आर दी स्पेशल इश्यूज इन इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे अपन ने बोला 100% वेरीफाई करूँ या थोड़ा बहुत सेलेक्टिव करूँ, ठीक है। फिर अपन ने बिजनेस इन्वेस्टिगेशन पढ़ा, जहाँ पे P&L, बैलेंस शीट एंड स्टडी दी ओवरऑल पिक्चर। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, जो टर्नओवर वाला। जब हम असेस करना है हमें फ्यूचर टर्नओवर को, तो हमें ट्रेंड, मार्केटेबिलिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड वी नीड टू ऑल्सो कंसिडर द कॉम्पिटिशन। अब अपन चलते टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज वी डिस्कस अर्लियर कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, स्टैट्यूटरी एंड द नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे क्योंकि इट इज ऑलरेडी कवर्ड इन द कंपनीज एक्ट। वी विल कवर द नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन। तो नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला होता है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। तो अपन को नए पार्टनर के बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन करना है कि फर्म क्या अच्छी है या नहीं है। तो अपन क्या क्या चीज़ें देखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है अपन पार्टनरशिप डीड को पढ़ेंगे, हम उसके पुराने रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करेंगे, ठीक है। हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ऑफ द फर्म एंड व्हाट आर द ग्रोथ, व्हाट इज द ग्रोथ इन द प्रीसीडिंग ईयर्स ऑफ द फर्म। तो हिस्ट्री, ग्रोथ, उसका क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड द प्रोविजंस इन द पार्टनरशिप डीड। हम उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटी पोजीशन को चेक करेंगे, हम उसके देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्डर है, सेल्स ऑर्डर कौन कौन से है, मतलब कितनी सेल्स वो आज की डेट में कर सकता है। हम उसके लोन फिनेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस को देखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि पार्टनरशिप में ऑल पार्टनर्स आर इक्वली, मतलब क्या बोलते हैं, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। तो हम देखेंगे कि कोई फिनेंस का मतलब कोई ऐसा लोन तो नहीं ले रखा है जिसकी वजह से पार्टनर के ऊपर कोई दिक्कत आ सकती हो। तो हम पार्टनरशिप डीड पढ़ेंगे, टर्म लोन एंड फिनेंस को ही टर्म्स को पढ़ेंगे, ऑर्डर्स इन हैंड को देखेंगे, एसेट लाइबिलिटी पोजीशन को देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड को पढ़ेंगे एंड वी विल ऑल्सो सी द रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से बंदे काम करते हैं, कंपोजिशन एंड क्वालिटी ऑफ द की पर्सनल, कितने अच्छे बंदे काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हम देखेंगे मैनर कैसा है ऑफ कंपटीशन ऑफ गुडविल, मतलब जो इनकमिंग पार्टनर आ रहा है उससे कितने गुडविल के पैसे मांग रहे हैं पुराने वाले बंदे, ठीक है। या फिर कोई पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई क्लॉज तो नहीं है जिसमें फ्यूचर में किसी और पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है, ठीक है। तो वेदर एनी स्पेशल क्लॉज एग्जिस्ट इन द डीड ऑफ पार्टनरशिप टू अलाउ एडमिशन इन द फ्यूचर ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो देखो मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात है, मैं पार्टनरशिप डीड को पढ़ूंगा, मैं हिस्ट्री देखूंगा, ग्रोथ देखूंगा, रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी देखूंगा, टर्म लोन्स को देखूंगा एंड ऑर्डर्स एज ऑन डेट देखूंगा, मेथड ऑफ कंपटीशन ऑफ गुडविल देखूंगा। क्या कोई स्पेशल क्लॉज तो नहीं है पार्टनरशिप डीड के अंदर जिसकी वजह से फ्यूचर में कोई अलग से पार्टनर आ सकता है, उससे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट का शेयर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एंड कंपोजिशन एंड ऑडिट क्वालिटी ऑफ द की पर्सनल को मैं वेरीफाई करूंगा। तो ये बेसिकली मतलब आपको पार्टनरशिप डीड का अराउंड सारे पॉइंट्स को घुमाना है, ठीक है। तो अपन को माइंड में रखना है। तो पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब अपन को वैल्यूएशन करनी है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन प्राइवेट कंपनीज। तो इसमें दो मेथड से वैल्यूएशन होती है, एक नेटवर्थ मेथड, एक होता है यील्ड मेथड। नेटवर्थ मेथड मीन्स एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यील्ड मेथड क्या होता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से हम देखते हैं कितना डिविडेंड कंपनी पे करेगी, और ये डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल होता है D1/K-G। तो ये यील्ड बेसिस मेथड होता है। तो इसमें हम फ्यूचर डिविडेंड्स को कंसीडर करते हैं। तो जब प्राइवेट कंपनी का वैल्यूएशन हो रहा है तो दो मेथड्स, नेटवर्थ मेथड, यील्ड बेसिस, ठीक है। नेटवर्थ में एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, यील्ड वाले में अपने को क्या बोलते हैं, फ्यूचर डिविडेंड्स को डिस्काउंट करना है, ठीक है। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप वाला। पार्टनरशिप में क्या था, पार्टनरशिप एग्रीमेंट देखना है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई स्पेशल क्लॉज तो नहीं है जिसकी वजह से फ्यूचर में कोई पार्टनर आ सकता है, मेथड ऑफ कंपटीशन ऑफ गुडविल क्या है ना, और क्या बोलते हैं टर्म लोन फिनेंसेस, सेल्स ऑर्डर पोजीशन एज ऑन डेट, हिस्ट्री क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। ये अपन ने पार्टनरशिप का पढ़ा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। जो पार्टनरशिप वाला था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन समझो कि जब बैंक लोन दे रहा है, तो बैंक लोन दे रहा है तो वो क्या क्या चीज़ें चेक करवाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि लोन दे रहा है टू
अ कंपनी, ठीक है। तो देखो कंपनी को लोन दे रहा है तो सेक्शन 180 का कंप्लायंस होना चाहिए। सेक्शन 180 कहाँ पे लिखा है, वेदर कंपनी इज ऑथराइज बाय द MOA और द AOA टू बोरो मनी, ठीक है। तो क्या MOA और AOA ने ऑथराइज किया है या नहीं किया है। फिर हम देखेंगे किस पर्पस के लिए कंपनी लोन मांग रही है एंड द मैनर इन विच द बोरोअर प्रपोज टू इन्वेस्ट। तो किस पर्पस के लिए कंपनी लोन उठा रही है एंड द मैनर इन विच इट विल इन्वेस्ट, ठीक है। फिर शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन क्या है, तो पर्पस क्या है, किस मैनर में उस पैसे को लगाया जाएगा एंड द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट क्या है। फिनेंशियल स्टैंडिंग क्या है ऑफ द बिजनेस एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। क्या कंपनी ऑथराइज्ड है, क्या क्या ग्रोथ पोटेंशियल है ऑफ द कंपनी, द हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी इन द पास्ट 5 ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर्स का ही देखना है, ठीक है। एंड हाउ द इकोनॉमिक पोजिशन ऑफ द कंपनी वुड बी अफेक्टेड बाय दी, अब देखो फ्यूचर में कोई पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल चेंजेस भी आ सकते हैं, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा ऑन दी इकोनॉमिक पोजीशन, ठीक है। एंड वेदर एनी लोन एप्लीकेशन बाय दी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने मतलब इनकी एप्लीकेशन को क्या रिजेक्ट किया था कभी, तो उनके क्या क्या पॉइंट्स थे। तो अब अपन देखो कभी भी जब मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ बैंक करना है तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा व्हाट इज़ द पर्पस एंड द मैनर, ठीक है, जिसमें वो पैसा यूटिलाइज हुआ, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट, ठीक है। फिर हम देखेंगे फिनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, क्या कंपनी ऑथराइज्ड है, क्या हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ है, क्या हिस्ट्री पुराने सालों में कैसा परफॉर्म किया है, एंड दी हाउ द इकोनॉमिक पोजिशन ऑफ द कंपनी विल चेंज इन रिस्पॉन्स टू द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस, एंड वेदर एनी लोन एप्लीकेशन from any other bank or financial institution has been rejected due to any other factor। तो मतलब किसी और बैंक ने इसकी लोन की एप्लीकेशन को मतलब रिजेक्ट किया है या नहीं किया है, तो ये सारे पॉइंट हो जाते हैं। तो हम रेपुटेशन देखेंगे, पर्पस क्या है, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट देखेंगे, ये आपको माइंड में बैठ जाने चाहिए पॉइंट, क्या कंपनी ऑथराइज्ड है, ठीक है। अब देखो इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है, फॉर जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट फर्निश्ड बाय द बोरोवर, ठीक है। तो अब अपने इनको क्या करना है, द इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट शुड टेक द अंडर मेंशन स्टेप, वो अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा 5 सालों के लिए, तो वो प्रोजेक्टेड फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा 5 सालों के लिए, ठीक है। वो इन रेशियोज को कंप्यूट करेगा, अंडर मेंशन रेशियोज को कंप्यूट करेगा, एंड enter in a separate part of the statement the breakup of the annual sales product wise to show their trend। तो ये जो सेल्स का जो बनाएगा उसे प्रोडक्ट वाइज बनाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट क्या स्टेप्स परफॉर्म करेगा, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा फॉर दी 5 ईयर्स, ठीक है, मतलब प्रोजेक्टेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, इन रेशियोज को कंप्यूट करेगा और सेल को प्रोडक्ट वाइज बताएगा कि ताकि ट्रेंड पता चल सके कि क्या सेल्स में ट्रेंड आने वाला है। देखो ये तो हुआ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात, प्रॉफिट एंड लॉस कितने साल के लिए बना रहा है, 5 सालों के लिए बना रहा है, ठीक है। अब बैलेंस शीट के बारे में क्या चेक करेगा, तो बैलेंस शीट में वही कि फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, ठीक है, इन्वेंट्री कैसी है, ट्रेड रिसीवेबल कैसा है, इन्वेस्टमेंट्स कैसा है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अदर लाइबिलिटी, इंश्योरेंस, कंटिजेंट लाइबिलिटीज, तो ये सारे पॉइंट्स देख लेगा कौन, इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट। तो देखो मैंने बोला इन्वेस्टिगेशन अकाउंटेंट, तो क्या क्या देखना है, पर्पस एंड मैनर, ठीक है, पर्पस एंड मैनर। फिर हमने शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट क्या कंपनी ऑथराइज्ड है, क्या कंपनी की रेपुटेशन है ना, क्या कंपनी की रेपुटेशन है, कई कंपनी कोई दूसरे बैंक ने तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया, ठीक है। अब ये सब करने के बाद मैं फिर P&L को देखूंगा और बैलेंस शीट को देखूंगा। P&L में क्या देखूंगा, अगले 5 साल में कितना प्रॉफिट आने वाला है, ठीक है ना, उसके लिए मैं वेरियस रेशियोज कंप्यूट करूंगा और सेल्स को प्रोडक्ट वाइज बताऊंगा। फिर मैं बैलेंस शीट को देखूंगा, बैलेंस शीट में जितने भी लाइन आइटम्स होते हैं मैं सारे को टेस्ट कर डालूंगा, ठीक है। अब अपन को आते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड्स, बहुत आसान है। फ्रॉड 2 टाइप के होते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। मिस अप्रोप्रिएशन में क्या होता है, चोरी होना, तो एम्बेजलमेंट ऑफ रिसिप्ट, स्टीलिंग द फिजिकल एसेट, मतलब इन्वेंट्री चुरा ली, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ फिक्टिशियस वेंडर्स, ठीक है, तो या फिर पेमेंट टू द फिक्टिशियस एम्प्लॉइज, या फिर यूजिंग एंटिटीज एसेट फॉर पर्सनल यूजेस, है ना। तो या तो मैं क्या कर रहा हूँ, पेमेंट टू द फिक्टिशियस एम्प्लॉइज, या फिर मैं कंपनी के एसेट्स अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ, या फिर मैं स्टील कर रहा हूँ कोई फिजिकल एसेट, या फिर मैं एम्बेजल कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर होता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें हम गलत जर्नल एंट्रीज डालते हैं, इससे कोई कैश का मूवमेंट नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे फिक्टिशियस जर्नल एंट्री डाल रहे हैं, या हम अपनी अजम्पशंस को एडजस्ट कर रहे हैं ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा दिखे या फिर कम दिखे, या फिर हम ओमिट कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं। जैसे मान लो हम रेवेन्यू या तो पहले बुक कर रहे हैं या बाद में बुक कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो कि मैं प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता हूँ या कम करना चाहता हूँ, या फिर अब नॉर्मल ईयर एंड ट्रांजैक्शन।
तो देखो, fraudulent financial reporting and the misappropriation of assets. Fraudulent financial means recording fictitious journal entries, adjusting assumptions, omitting, advancing, delaying, abnormal year-end transaction and intentional misapplication of accounting principles. ठीक है, या फिर alteration और falsification of the records. ठीक है, मिस अप्रोप्रिएशन में क्या होता है? एम्बेजलमेंट, स्टीलिंग ऑफ द फिजिकल एसेट्स, पेमेंट टू द फिक्टिशियस एम्प्लॉइज एंड यूजिंग एंटिटीज एसेट्स फॉर द पर्सनल यूज. तो ये दो टाइप के फ्रॉड्स होते हैं, ये अपन को समझ आ गया. अब अपन देखो फ्रॉड्स के फर्दर मतलब टाइप्स है. जैसे फ्रॉड्स फॉर पर्सनल गेन, मतलब मैंने ब्राइबरी ले ली, मैंने क्या लिया? रिश्वत ले ली. ठीक है, तो ब्राइबरी. ठीक है, या फिर कॉर्पोरेट फ्रॉड्स जिसमें एडवांस बिलिंग, मतलब मैंने रेवेन्यू एडवांस में बुक कर लिया, एक्चुअल में रेवेन्यू था ही नहीं वो. ठीक है, या फिर मैंने डमी कंपनीज बना दी, या फिर मैंने मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ करी. तो मैंने बोला कॉर्पोरेट फ्रॉड्स, पर्सनल लेवल के फ्रॉड जिसमें ब्राइबरी वाला आ गया. ठीक है, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स भी अपन ने समझ लिए कॉर्पोरेट फ्रॉड्स में. और एक ऑपरेशनल लेवल के फ्रॉड जैसे टीमिंग एंड लेडिंग. ठीक है, या फिर चेक्स को टेम्पर करना, या फिर ऑनलाइन पेमेंट या रिसिप्ट करना. ऑफ बुक फ्रॉड्स, ठीक है, कैश को मिस अप्रोप्रिएट कर लेना. टीमिंग एंड लेडिंग, एक्सपेंस को मतलब फर्जी एक्सपेंस रीइंबर्स करा लेना. पेरोल का फ्रॉड, कमीशन स्कीम्स. तो ये देखो अपन ने 3 पढ़े. एक पढ़ा कॉर्पोरेट लेवल फ्रॉड, फ्रॉड फॉर पर्सनल गेन्स, और ये हमारा था क्या बोलते हैं, फ्रॉड एट दी ऑपरेशनल लेवल, जहाँ पे मैं फर्जी खर्चे क्लेम कर रहा हूँ, फर्जी पेरोल के खर्चे क्लेम कर रहा हूँ, कैश को मिस अप्रोप्रिएट कर रहा हूँ, टीमिंग एंड लेडिंग. ठीक है, तो ये कुछ टाइप के फ्रॉड्स होते हैं. अब आप समझो कैश रिसिप्ट्स. ठीक है, तो देखो अब अपन आप समझो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि हम अपनी कैश रिसिप्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, नहीं, हम अपनी कैश रिसिप्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं. मान लो मुझे 100 रुपये रिसीव हुए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ मुझे सिर्फ 80 रुपये ही रिसीव हुए, तो मैं ये कैसा कर सकता हूँ. तो मैं क्या बोलूँगा, मान लो मुझे 100 रुपये लेने थे डेटर से, उसने मुझे 100 रुपये दिए, लेकिन मैंने बोला 20 रुपये उसने मुझे इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैंने उसे कैश डिस्काउंट दिया है, तो शोइंग अ लार्जर कैश डिस्काउंट. या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे डेटर के अकाउंट में एडजस्टिंग अ फिक्टिशियस क्रेडिट इन द अकाउंट ऑफ अ कस्टमर फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न बाय हिम. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैंने डेटर से 100 रुपये लेने थे, लेकिन मैंने क्या बोला कि भाई उसने 20 रुपये का सामान रिटर्न कर दिया, तो मैंने एंट्री क्या डाली, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू डेटर. अब मुझे डेटर के इतने रुपये लेने हैं, सिर्फ 80 रुपये लेने हैं, लेकिन एक्चुअल में ये फिक्टिशियस सेल है. सेल मतलब क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न है, मतलब ये एक्चुअल में सेल रिटर्न हुई नहीं थी मेरी, तो मेरी ये एंट्री डलनी नहीं चाहिए थी, इन्वेंट्री टू डेटर्स. अब क्या हो रहा है, लेकिन मैंने ऐसी एंट्री डाल दी, लेकिन मैंने रिसीव कितना किया, 100 रुपये. बुक्स में कितने से दिखाऊंगा, सिर्फ 80 रुपये से. तो इससे क्या हो रहा है, कैश रिसिप्ट को मैं फॉर्ज कर रहा हूँ. ठीक है, तो मतलब कैश डिस्काउंट दिखा रहा हूँ, या फिर मैं फिक्टिशियस क्रेडिट डाल रहा हूँ इन दी डेटर्स लेजर, जिसे मैंने नाम दे दिया सेल्स रिटर्न का. ठीक है, या फिर मैं कैश सेल को बता रहा हूँ क्रेडिट सेल. ठीक है, तो कैश सेल को मैंने क्रेडिट सेल बता दिया. या फिर जो पैसा मुझे मिल गया गुड डेट है, उसे मैं बैड डेट की तरह राइट ऑफ कर रहा हूँ, और वो कैश मैंने अपने जेब में डाल दिया सीधा. या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर के अकाउंट को कम से डेबिट कर रहा हूँ. मान लो मैंने 100 रुपये सेल करी, लेकिन मैं डेबिट कितने से कर रहा हूँ, सिर्फ 80 रुपये से, क्योंकि और जो बाकी बचा हुआ 20 रुपये रिसीव होगा वो मेरी कैश में रिसिप्ट हो जाएगी. ठीक है, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर ट्रास्टिंग द रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक और ओवर ट्रास्टिंग द पेमेंट साइड. या तो मैं कैश रिसिप्ट साइड को कम जोड़ रहा हूँ, या फिर पेमेंट साइड को ज़्यादा जोड़ रहा हूँ. तो कैश रिसिप्ट को मैं मतलब क्या बोलते हैं, अपने पास गबन कर रहा हूँ, मतलब फॉर्जरी कर रहा हूँ. तो वो कैसे हो सकता है, कैश डिस्काउंट ज़्यादा दिखा के मैंने सेल्स रिटर्न की एंट्री डाल दी, जबकि एक्चुअल में थी नहीं. ठीक है, फिर मैंने बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दिया, कैश सेल को क्रेडिट सेल बताया. ठीक है, और मैं कस्टमर के अकाउंट को कम से डेबिट मारा, और या फिर मैंने अंडर कास्ट करी रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक. अब अपन आते हैं इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट. मैं कैसे कैश पेमेंट को बढ़ा सकता हूँ, मैं एक ही बंदे को 2 बार पेमेंट कर सकता हूँ. मैं पर्सनल एक्सपेंसेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाल सकता हूँ. ठीक है, और क्या कर सकता हूँ, मैं कैश पेमेंट बढ़ानी है मुझे. ठीक है, तो विड्रॉइंग अनक्लेम क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द कस्टमर्स, है ना. तो देखो कस्टमर्स को मुझे पैसा देना था, तो इट वाज माय लायबिलिटी. अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब वो अनक्लेम क्रेडिट बैलेंसेस थे, मतलब वो कस्टमर आज की डेट में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, उन कस्टमर के नाम पर पैसा निकाल दिया. वैसे तो कस्टमर को पैसे जैसे मान लो सेल रिटर्न के पैसे देने थे. ठीक है, अब मैंने क्या किया, लेकिन वो आज की डेट में कस्टमर अनक्लेम्ड वो वेंडर है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, उनके नाम पे पैसा निकाल लिया. या फिर फॉल्सली एडजस्टिंग और रिफंड इन द अकाउंट ऑफ अ कस्टमर एंड विड्रॉइंग द क्रेडिट बैलेंस. तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें ऐसा हो रहा है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि कस्टमर को मैं रिफंड कर रहा हूँ पैसा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा, मैं वो पैसा खुद ही अपने पास रख रहा हूँ. तो मैंने क्या किया, कस्टमर के अकाउंट को डेबिट किया, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ठीक है, तो ये एंट्री डाली, मतलब मैंने उसे रिफंड को इशू कर रहा हूँ एक तरीके से, लेकिन वो एक्चुअल में रिफंड हुआ नहीं. ठीक है, या फिर मैंने वेजेस शीट को रॉन्गली टोटल किया और ज़्यादा अमाउंट पेमेंट कर दी, तो पेमेंट ज़्यादा कर दी. तो इन्फ्लेट कैसे हो सकती है, जहाँ पे मैं पर्सनल एक्सपेंसेस भी दे रहा हूँ, डबल पेमेंट कर रहा हूँ, वेजेस को मैं इन्फ्लेट करके पे कर रहा हूँ,
या फिर जो क्रेडिट बैलेंसेज है ऑफ द कस्टमर उन्हें मैं पे आउट कर रहा हूँ लेकिन वो खुद ही अपने पास रख रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो। तो ये हमारा इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट हो जाता है। तो कैश रिसिप्ट में अपन ने पढ़ लिया, इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट भी पढ़ लिया। अब आप समझो फ्रॉड्स थ्रू सप्लायर्स लेजर। तो मैं क्या दिखा रहा हूँ, फ्रॉड परचेजेस दिखा रहा हूँ। या फिर सप्लायर ने मुझे क्रेडिट नोट दिया, तो मतलब क्या हुआ, सप्लायर का क्रेडिट नोट मतलब सप्लायर ने मेरा अकाउंट क्रेडिट किया। वो सप्लायर ने क्रेडिट किया मतलब मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, लेकिन मैंने क्या किया, उस क्रेडिट नोट को बुक्स में ही नहीं डाला, ठीक है। सप्रेसिंग द क्रेडिट नोट इशूड बाय द सप्लायर्स एंड विड्रॉइंग द कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट्स नॉट क्लेम बाय देम। तो अब ऑब्वियसली बात है, मेरे बुक्स में 100 रुपये का ही रहा वेंडर, है ना। मान लो 20 रुपये का क्रेडिट नोट आ गया, तो एक्चुअल में तो सिर्फ 80 रुपये देने थे। 100 रुपये का वेंडर था, 20 रुपये का क्रेडिट नोट आ गया, तो एक्चुअल में 80 देने थे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बुक्स में एंट्री नहीं डाली 20 रुपये की, मैंने सीधा 100 रुपये निकाले, उस वेंडर के नाम पे 20 रुपये अपनी जेब में डाले और 80 रुपये उसे दे दिए, ठीक है। और विदड्रॉइंग अमाउंट्स अनक्लेम्ड बाय दी सप्लायर्स, जो अमाउंट क्लेम नहीं कर रहा सप्लायर उसे मैंने अपने नाम पे निकाल लिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फिक्टिशियस परचेजेस, सप्रेसिंग क्रेडिट नोट एंड अपना क्या बोलते हैं, मैंने अनक्लेम्ड अमाउंट्स नाम उनके अपने नाम पे पैसा निकाल लिया, उनके नाम पे अपने लिए पैसा निकाल लिया, ठीक है। कस्टमर लेजर में हम क्या कर सकते हैं, टीमिंग एंड लीडिंग। टीमिंग एंड लीडिंग में क्या होता है, मैं पैसा एक डेटर से लेता हूँ और उसे अप्लाई करता हूँ दूसरे डेटर की पेमेंट के लिए, ठीक है। देखो पहले डेटर से मैंने पैसा लिया, वो अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज़ कर लिया। अब जैसे ही दूसरे डेटर का पैसा आएगा, मैं पहले डेटर के साथ एडजस्ट कर दूंगा। तो दिस इज नोन एज टीमिंग एंड लीडिंग मेथड, ठीक है। या फिर क्या कर दूंगा, मिस अप्रोप्रिएटिंग द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम अ कस्टमर एंड सब्सिक्वेंटली एडजस्टिंग हिज अकाउंट बाय क्रेडिटिंग द अमाउंट। मतलब मैं क्या बोलूँगा, पहले मैंने उसका पैसा गबन कर लिया, मैंने चुरा लिया और फिर मैंने एंट्री डाल दी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। बैड डेट हो गया भाई, ये तो पैसे ही नहीं मिला मुझे, ठीक है। या फिर मैं उसका अकाउंट को क्रेडिट कर सकता हूँ, क्रेडिटिंग द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर टू द अकाउंट ऑफ अनदर कस्टमर एंड सब्सिक्वेंटली विड्रॉइंग द अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड। तो ये बेसिकली टीमिंग एंड लीडिंग की बात हो रही है। तो टीमिंग एंड लीडिंग में ऐसा ही होता है। तो टीमिंग एंड लीडिंग, या फिर मैंने क्या किया, मिस अप्रोप्रिएट कर लिया मनी को और मैंने उसे सब्सिक्वेंटली बोल दिया दैट दिस अमाउंट इज नॉट कलेक्टेबल, ठीक है। तो ये कस्टमर लेजर हो गया। इन्वेंट्री फ्रॉड्स मतलब या तो चुराई लिया, तो रिमूव गुड्स फ्रॉम द प्रेमाइसेस, थेफ्ट ऑफ गुड्स, या फिर है ना स्टॉक एक्चुअली डिस्पैच बट नॉट एंटर्ड इन द बुक्स, है ना, इन द सेल्स और डेटर अकाउंट। मतलब मैंने इन्वेंट्री उठा दी लेकिन मैंने उसकी सेल नहीं बुक करी। तो थेफ्ट ऑफ गुड्स, रिमूवल ऑफ गुड्स एंड ये अपना क्या बोलते हैं, सेल हो गई लेकिन मैंने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी। तो अपन ने फ्रॉड्स के टाइप्स पढ़े। देखो सबसे पहले फ्रॉड्स का टाइप पर्सनल फ्रॉड, ब्राइबरी। फिर कॉर्पोरेट फ्रॉड्स जिसमें अपन ने पढ़ा बहुत सारे, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ा, ऑफ शेल कंपनीज के बारे में पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा क्या बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल फ्रॉड्स, ठीक है। फिर अपन ने इनके एग्जाम्पल लिए, जैसे कैश रिसिप्ट में मैं कैसे कम दिखा सकता हूँ, इन्फ्लेटिंग द कैश पेमेंट पढ़ा अपन ने। फिर अपन ने सप्लायर्स लेजर में मैं क्या क्या एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, कस्टमर लेजर में क्या क्या एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, और हमारा क्या बोलते हैं इन्वेंट्री में मैं क्या क्या एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, ये भी हो जाता है। फिर अपन चलते हैं व्हाट आर दी इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड क्या है, जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में डिस्क्रिपेंसी है, मतलब इन्वेंट्री 100 रुपये दिखा रहा है, एक्चुअल में है कितनी 50 रुपये, है ना। या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, या फिर अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज, या तो मैनेजमेंट जो रिस्पॉन्सेज दे रही है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो डिस्क्रिपेंसी है, या फिर डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, या फिर अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज, या हम अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी यूज़ कर रहे हैं दैट इज नॉट इन क्या बोलते हैं कॉन्सोनेंस विद द इंडस्ट्री प्रैक्टिस। तो इट इज़ इन वेरियंस विद द इंडस्ट्री नॉर्म्स, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने बोला डिस्क्रिपेंसी है, अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज, या फिर मिसिंग डॉक्यूमेंट। अब अपन को रेस्पॉन्ड कैसे करना है फ्रॉड, है ना। अब देखो ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट द फ्रॉड डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स। किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो करने वाला है वो कितना स्किलफुल है, स्किलफुलनेस ऑफ द परपिट्रेटर, ठीक है। कितनी फ्रिक्वेंसी एंड कितने एक्सटेंट तक का वो फ्रॉड कर रहा है, कितना कॉलिजन इन्वॉल्व है, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, एंड द सीनियरिटी ऑफ दोज इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व। तो कितने सीनियर बंदे, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, कॉलिजन कितना है, कितने फ्रिक्वेंसी एंड एक्सटेंट के ऊपर मैनिपुलेशन किया उन्होंने, एंड व्हाट इज द स्किल्स ऑफ द परपिट्रेटर, ठीक है। अब अपन ने ये सब भी पढ़ लिया। तो फ्रॉड में अपन ने पढ़ा व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड, डिस्क्रिपेंसी, अपना क्या बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, नॉट इन दीज आर इन वेरियंस विद द इंडस्ट्री प्रैक्टिस, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स एंड अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज, and what are the responses to the fraud. The auditor's ability to detect fraud depends on the skillfulness, सामने वाले की स्किल कितनी है, कितना फ्रिक्वेंसी है, एंड एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन, कितने कॉलिजन है, कितने बंदे इन्वॉल्व है, रिलेटिव साइज ऑफ द इंडिविजुअल अमाउंट्स एंड द सीनियरिटी, ठीक है। अब अपन समझते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल और फर्म प्रपोजिंग टू बाय अ बिजनेस। तो या तो कोई बंदा धंधा खरीदने आया है, तो अब देखो
कोई बंदा खरीदने आया है किसी प्रोप्राइटरी कंसर्न या फिर पार्टनरशिप बिजनेस को, तो देखो पहले हमें समझना पड़ेगा कि सामने वाला क्यों बेचना चाहता है, सामने वाला क्यों बेचना चाहता है, ठीक है। हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर वो लीज प्रेमाइसिस पे वो काम करता है तो कितना लीज टर्म है, नहीं तो फिर हम तो वो हो जाएंगे ना, हमें तो फिर नई नई जगह का काम ढूंढना पड़ेगा, तो जो गुडविल थी वो तो हमारी लॉस्ट हो जाएगी। तो द लेंथ ऑफ द लीज, कितने दिन मैं उस जगह पे काम कर सकता हूँ, ठीक है, कितने पेटेंट्स का अनएक्सपायर्ड पीरियड है, ठीक है, और जो मैनेजरियल स्टाफ है वो हमारा कितना बढ़िया है, व्हाट इज़ द एज ऑफ द मैनेजरियल स्टाफ, कितने साल तक और काम कर सकता है वो, ठीक है। और जो हमारे कस्टमर्स हैं दैट आर इन स्मॉल इन नंबर्स और वेरी ह्यूज, अगर स्मॉल होंगे तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो हमसे सामान नहीं लेंगे तो हम तो कंगाल हो जाएंगे। तो देखो अगर मैं किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस ले रहा हूँ तो मुझे सामने वाले या सेल का रीज़न जानना है, मुझे देखना है कि अगर वो लीज प्रोमाइसेस है तो कितने टाइम तक मैं वहाँ पे काम कर सकता हूँ, क्या पेटेंट्स एक्सपायर तो नहीं होने वाले, व्हाट इज़ द एज ऑफ द मैनेजरियल स्टाफ, एंड कितनी सेल्स मैं क्या बोलते हैं करता हूँ टू द कस्टमर हुज नंबर इज स्मॉल। अगर बहुत सारे कस्टमर हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को समझना है कि अगर जिसका मैं बिजनेस खरीद रहा हूँ अगर वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो मुझे इसके अलावा जो ऊपर चेक किया था वो तो करना ही करना है, साथ साथ में हमें ये चीज़ें भी चेक करनी है कि कितना ऑथराइज्ड एंड इश्यूड शेयर कैपिटल है, ठीक है, कोई अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स तो नहीं है, ठीक है। इफ द कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर, द राइट्स दैट आर अटैच्ड टू ईच क्लास, एंड व्हाट आर द डिविडेंड्स पेड, एंड व्हाट आर द मॉर्गेजेस और द चार्ज क्रिएटेड ऑन द एसेट। तो जब कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो मुझे ऑथराइज एंड इश्यूड शेयर कैपिटल देखना है, कोई अनपेड अमाउंट तो नहीं है ऑन द शेयर्स, डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, what are the dividends paid, and whether there is any charge on the assets of the company। तो ये कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। फिर अपन का ये लास्ट पॉइंट आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये आप देख लेना, तो अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक्स अ लॉट, होप यू हैव लाइक द वीडियो। तो देखो अब अपन आज अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ऑडिट का सारी रिवीजन वीडियोस ऑलमोस्ट हो गई है, थोड़ा बहुत रह गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अब शायद मैं अपलोड ना कर पाऊँ, ट्राई करूँगा अगर हो पाएगा तो, लेकिन मुश्किल है क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स, अच्छे से करना, आप पक्का एग्जाम्शन लाओगे ऑडिट में आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, यू विल डेफिनेटली सिक्योर एग्जाम्शन इन दिस एग्ज़ाम। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मज़े से करना, आराम से हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट।